हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास के हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, जिनका टारगेट है कि वो ऐसे कंसेप्ट बिल्डिंग करें जिससे उनकी क्लास 11th 12th और नीट में उनको दिक्कत ना आए। तो जो हमारा बायोलॉजी का होल सिलेबस है उसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस कोर्स में ले रहे हैं, जैसा कि मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ। इससे पहले मैं फोर्थ इसकी अलग अलग क्लास ले चुका हूँ और ये लेक्चर 5 है हम लोगों का। आपको पिछली क्लास में भी जाना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए, ताकि आपके जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्चुअल पॉइंट हैं वो क्लियर हो। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं वो है हम लोगों का जीव जगत के वर्गीकरण से वायरस, विरोइड और प्रियोन्स। इसको लेने की जरूरत क्यों होती है, इसको भी हम समझते हैं। पहली बात तो जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम लोग नीट के सिलेबस को देखते हैं और उसके पीवाईक्यू सोल्व करते हैं, तो पीवाईक्यू सोल्व करते हैं तो कई क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। और वायरस, विरोइड, प्रियोन्स में इसी थिन लाइन का डिफरेंस होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका आंसर वायरस होगा, विरोइड होगा या प्रियोन्स होगा बच्चों। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम उन टॉपिक को लेकर चलें जो हमारे नीट के जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट है उनको कवर कर दें। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्चुअल पॉइंट आपको हेल्प करेगा और जो नीट 2025 के आगे की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलो जल्दी से हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। और वो टॉपिक कौन सा है हम लोगों का? इसमें वायरस है। अब वायरस में एक सिंपल सी बात हमको ध्यान देनी होती है कि वायरस से रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने उनकी डिस्कवरी की। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट को जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डिमिट्री इवानोस्की। डिमिट्री इवानोस्की, अच्छा डिमिट्री इवानोस्की का मैंने ब्रैकेट में ईयर भी दिया है, वो दिया है 1892, 1892। क्यों दिया? क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन अगर बनते हैं एनसीईआरटी से तो ये ईयर पूछ लिए जाते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता। तो एक ब्रैकेट में मैंने डाल दिया ताकि आपका ध्यान चला जाए। ठीक है, दूसरी बात, इवानोस्की ने ऐसा क्या किया? इवानोस्की ने ये बतलाया कि जो वायरस शब्द है, जो वायरस वर्ड है, वो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। किससे ओरिजिनेट हुआ है? लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है। तो वायरस ओरिजिनेट या ड्राइव किया गया किससे? लैटिन से, जिसका इंग्लिश मीन क्या होता है? वीनम, विस्कस या पॉइजन। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में कहें कि हम यहां कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि वायरस एक तरल विष होता है। क्या होता है? वायरस एक तरल विष होता है बच्चों। क्या ध्यान रखेंगे आप? एक तरल विष है जिसको हम लोगों ने वीनम, विस्कस या पॉइजन कहा है। ठीक है, तो वायरस को इवानोस्की ने एक तरल विष कहा। क्यों कहा? क्योंकि वायरस एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट वर्ड है, उससे डायरेक्ट हुआ है और इसको हम इंग्लिश में वीनम, विस्कस या पॉइजन्स कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम लोग इसको तरल विष कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे तरल विष या लिक्विड पॉइजन ऐसे वर्ड आते हैं तो किसके लिए अप्रोप्रिएट है? वायरस के लिए अप्रोप्रिएट है। अगली बात, वायरस जो होता है, इवानोस्की ने एक बात और बतलाई कि जो पर्टिकुलरली वायरस होते हैं वो तंबाकू के पौधे में, है ना, टोबैक मोजेक डिजीज करते हैं। अब टोबैको मोजेक डिजीज जो होती है, ठीक है, वो किससे होती है? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि टोबैको मोजेक जो डिजीज है उसमें अगर आप एक काम करते हो कि टोबैको मोजेक के लिए, डिजीज के लिए किसी उत्तरदायी सूक्ष्म जीव को देखते हैं कि यार इस पौधे में, टोबैको के पौधे में, तंबाकू के पौधे में ये डिजीज कहां से है। तो इवानोस्की ने उसके लिए एक रिलेटेड सूक्ष्म जीव निकाला कि यार ये सूक्ष्म जीव क्या कर रहा है इस तंबाकू के पौधे में या टोबैको में, कौन सी डिजीज कर रहा है? मोजेक डिजीज कर रहा है। ठीक है, कोई सूक्ष्म जीव कर रहा है जिससे उस तंबाकू के प्लांट में क्या हो रहा है बच्चों? उस तंबाकू के प्लांट में देखने को मिल रहा है कि जो उसकी लीव्स है, जो उसकी लीव्स वाले पार्ट है, उसमें इस तरह से आप लोगों को कुछ स्पॉट या धब्बे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगह। और जब किसी बॉडी पर अलग अलग तरह के धब्बे हों तो उसे मोजेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोजेक। इसलिए इसको टोबैको मोजेक डिजीज कहा गया है। तो जो लीफ वाला पार्ट होता है उस पर इस तरह के स्पॉट बन जाते हैं, स्केयर बन जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है तंबाकू मोजेक रोग या टोबैको मोजेक डिजीज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम उसी बात पर दोबारा आते हैं कि इस टोबैको मोजेक डिजीज के लिए इवानोस्की ने बतलाया कि कोई सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, माइक्रोब्स उत्तरदायी है। जब उस सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स के बारे में बताया तो उसकी दो क्वालिटी देखने को मिली। पहली क्वालिटी तो कि जीवाणु से साइज में छोटा होता है, यानी जो आप सूक्ष्म जीव बता रहे हैं टोबैको मोजेक डिजीज के लिए, उसे इवानोस्की कह रहे हैं कि ये साइज में छोटा है जीवाणु से। और इसको कैसे मालूम पड़ा है कि साइज में छोटा है? इसके लिए उन्होंने एक फिल्टर लिया, जीवाणु फिल्टर। ठीक है, जिससे जीवाणु आर पार नहीं निकल पाता, जिससे जीवाणु जीवाणु ट्रांसफर नहीं कर पाता। लेकिन जब इस सूक्ष्म जीव को इस जीवाणु फिल्टर से, है ना, फिल्टर किया गया तो ये उसके आर पार निकल गया, उससे ट्रांसफर कर गया। इसका सीधा मतलब ये था कि जो जीवाणु फिल्टर के में जो पोर साइज थी,
उस पोर साइज से छोटा था अपना कौन, ये सूक्ष्मजीव, इसलिए वो इससे इन पोर से पास हो गया। तो होता क्या है, हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल फिल्टर जो होता है, जो बैक्टीरियल फिल्टर होता है, उस बैक्टीरियल फिल्टर से पर्टिकुलरली क्या होता है, ये सूक्ष्मजीव निकल जाता है। और ये सूक्ष्मजीव बार बार हम बोल रहे हैं, ये कौन है, वायरस है। ठीक है, तो इवानोस्की का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, टोबैको मोजेक डिजीज से रिलेटेड था। क्या किया था उन्होंने, टोबैको मोजेक डिजीज से रिलेटेड उन्होंने बताया कि कोई माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसकी साइज किससे छोटी होती है, बैक्टीरिया से छोटी होती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के प्रूफ फिल्टर से इनको पास किया, किनको, इन सूक्ष्मजीव को, जिनको हम वायरस कह रहे हैं, और ये आर पार निकल गए, यानी उससे पास हो गए। यानी एक सीधी सी बात समझ में आ गई कि वायरस की साइज बैक्टीरिया की साइज से कम होती है, छोटी होती है। और ये सारे के सारे काम किसके ने किए थे, अपने इवोनोस्की ने किए थे, इवोनोस्की, ध्यान रखिएगा, इवोनोस्की ने किए थे। तो इस तरह से ये पहला काम वायरस से रिलेटेड हो गया हमारा। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। अब और क्या किया गया, किस साइंटिस्ट ने किया, तो अगले साइंटिस्ट आ रहे हैं बेजोरिनिक। तो बेजरनिक ने क्या का काम किया, बेजरनिक, ध्यान रखिएगा, हम बाजार गए निक के साथ, हम बाजार गए निक के साथ। निक प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हाँ आप सोच सकते हैं कि उसके बारे में, बेजरनिक। ठीक है, तो बेजरनिक जो है, उन्होंने इस पर्टिकुलरली क्या हुआ, इससे रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने देखा कि एक तंबाकू का पौधा वायरस से इन्फेक्टेड है। ठीक है, तंबाकू का पौधा वायरस से इन्फेक्टेड है। अब इसको इसको उनको प्रूव करना है कि ये वायरस से इन्फेक्टेड है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो तंबाकू का संक्रमित पादप है, उस संक्रमित पादप से उन्होंने उसका जो रस था वो निकाल लिया। प्लांट में रस तो होता ही है, तो उस रस में क्या होगा, ये मान के चल रहे हैं कि उस वायरस का उसमें कंटामिनेशन होगा। इस रस को स्थानांतरित कर दिया स्वस्थ तंबाकू के पौधे में। जब ऐसा पौधा जिसमें तंबाकू के पौधे में उस पर्टिकुलरली वायरस ने इन्फेक्शन कर रखा है, अब वो प्लांट कॉन्टैक्ट में किसके आया, स्वस्थ तंबाकू के पादप में। तो देखने को मिला कि उस स्वस्थ तंबाकू के पादप में क्या हुआ, इस वायरस के कॉन्टैक्ट से, इस तरल विष के कॉन्टैक्ट से क्या हुआ, उसमें संक्रमण हो गया। यानी संक्रमित तंबाकू का पौधा स्वस्थ तंबाकू के पौधे में संक्रमण कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो निकाला गया रस है, ये संक्रमण के लिए उत्तरदायी है। इस रस में क्या है, वो सूक्ष्मजीव यानी वायरस उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो इस तरल विष को, इस निकाले गए रस को क्या कहा गया, वायरस की नेचर के अकॉर्डिंग कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से। ठीक है, कि जो बेजरनिक है, उन्होंने बेजरनिक ने क्या बतलाया था, वायरस के लिए क्या वर्ड दिया था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। सीधी सीधी बात यह है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यानी ये कैसा है, संक्रमित, संक्रमित जीवित तरल, संक्रमित जीवित तरल। अगर आप इसकी हिंदी यूज करते हैं किसकी, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की, तो आप क्या कहेंगे, इसको संक्रमित जीवित तरल कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, बेजरनिक ने संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो रस निकाला, उसको स्वस्थ तंबाकू के पौधे के संपर्क में लाया, उस स्वस्थ तंबाकू के पौधे में उसका संक्रमण हो गया। इस बेस पर क्या कहा गया कि वायरस जो होता है वो एक इन्फेक्टेड प्लांट से, संक्रमित पादप से किसी स्वस्थ पादप में संक्रमण कर सकता है। तंबाकू के पौधे से एग्जाम्पल कंपेयर हो जाता है। दूसरी बात, इस क्वालिटी की वजह से इसको क्या कहा गया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जिसको शुद्ध हिंदी में हम क्या कहेंगे बच्चों, संक्रमित जीवित तरल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरे साइंटिस्ट, और ये साइंटिस्ट है स्टेनले। कौन साइंटिस्ट है, स्टेनले। तो जो स्टेनले है, उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया, उन्होंने एक सीधी सी काम किया कि वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया, क्रिस्टल का वायरस रूप को दर्शाया। स्टेनले का जो प्रैक्टिकल था, मेरे साथ साइंटिस्ट का नेम पूरा नहीं लिखा है, स्टेनले। स्टेनले ने क्या किया, वायरस को किसी पदार्थ की तरह क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया। हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, आपकी बीएससी इसमें तो नहीं है, 11-12 केमिस्ट्री में, लेकिन बीएससी में अक्सर प्रैक्टिकल आता है, जिसमें हमें कोई रासायनिक पदार्थ दिया जाता है, केमिकल मटेरियल दिया जाता है, और उस केमिकल मटेरियल को हम धीरे 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 एक प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे हमें उस मटेरियल के क्रिस्टल मिल जाते हैं। ठीक है,
क्रिस्टल आप जानते हैं कैसे होते हैं, तो क्रिस्टल मिल जाते हैं। और क्रिस्टल क्या होते हैं, कोई मटेरियल होता है, और मटेरियल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग। तो इस प्रैक्टिकल से हमें वायरस की नेचर मालूम पड़ेगी कि नेचर कैसी होती है। तो स्टेनले ने क्या किया, स्टेनले ने क्या किया, स्टेनले ने किसी जीव के शरीर में जहां वायरस ने इन्फेक्शन कर रखा है, ठीक है, जहां वायरस प्रेजेंट है, किसी जीव के शरीर में जहां वायरस प्रेजेंट है, और कैसा वायरस है, अभी जीवित है या सक्रिय है। अब इस वायरस को देखा और इसको निकाला गया, किससे, उस जीवित शरीर से निकाला गया जहां पर इस वायरस ने इन्फेक्शन कर रखा है। जैसे ही बाहर निकाला गया तो ये कैसा फॉर्म में मिला हमको, एक पदार्थ के रूप में मिला। कैसा पदार्थ, क्रिस्टल रूप वाला पदार्थ। यानी स्टेनले ने किसी संक्रमित जीव से, या पौधा हो चाहे जंतु हो, उससे वायरस को बाहर निकाला। और जब वायरस को बाहर निकाला तो कैसे फॉर्म में मिला, एक पदार्थ के रूप में मिला, एक मटेरियल की फॉर्म मिला। तो किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, और इस बेस पे कहा जा सकता है क्या, पदार्थ या कोई क्रिस्टल फॉर्म कैसी होगी, नॉन लिविंग होगी। ठीक है, कैसी होगी, नॉन लिविंग। यानी जनरली वायरस को अगर किसी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, असक्रिय हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। ठीक है, और इस बेस पे कहा जाता है कि वायरस को जब किसी जीव के शरीर में रहता है तो सक्रिय रहता है, और बाहर निकाल दो तो जैसे एक्ट करता है जैसे कोई निर्जीव हो। वापस जीव के शरीर में डाल दो सक्रिय, फिर बाहर निकाल दो निष्क्रिय। ये खेल चलता रहता है। तो वायरस की नेचर है कि जब जीव के अंदर होगा सक्रिय, बाहर निकाल दोगे निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली चलता रहता है। इस बेस के साथ एक बात और कर लेते हैं, फिर इसको हम वापस रिमाइंड करेंगे कि बोलने के चलते। अच्छा, जो ये पदार्थ बाहर निकाला गया, इसमें क्या स्पेशलिटी थी, इसमें प्रोटीन की अधिकता थी। किसकी अधिकता थी बच्चों, प्रोटीन की। यानी आप जिस फॉर्म में वायरस को बाहर निकाल रहे हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उसमें किसकी अधिकता है, प्रोटीन की अधिकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रैक्टिकल को समराइज फॉर्म में समझते हैं हम लोग। इस प्रैक्टिकल से हमको स्टेनले की इस प्रैक्टिकल से क्या क्या मालूम पड़ा। पहली बात, आप वायरस को किसी जीव के शरीर में देखेंगे तो वो सक्रिय रहेगा। दूसरी बात, अगर आप उसको जीव के शरीर से बाहर निकालते हो तो वो किसी पदार्थ के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा। और इस क्रिस्टल के रूप में, पदार्थ के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर वायरस कैसा एक्ट करेगा, जैसे वो निर्जीव हो। इसी वजह से 5 जगत अवधारणा जो है, इसके अंदर हमने विटिकर ने दी थी कि भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन पांचों जगत के अंदर वायरस को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो लिविंग के साथ नॉन लिविंग, जीवित के साथ निर्जीव के लक्षण भी दर्शाता है, और ये निर्जीव का लक्षण ही है। तो ये एक मोटा कारण हो गया कि 5 जगत अवधारणा में पांचों जगत के अंतर्गत वायरस को नहीं रखा गया बच्चों, है ना। एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखनी है कि जो वायरस है, उस वायरस को जब आपने प्रोटीन के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लिया तो ये सारे के सारे क्रिस्टल कैसे निर्जीव हैं। तो वायरस में एक बात तो देखने को मिली कि सजीवता के साथ निर्जीव के लक्षण भी होते हैं। तो स्टेनले के प्रैक्टिकल के दो रूप हमको ध्यान रखना है कि वायरस को किसी शरीर से बाहर निकाला जाए तो वो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है ना, क्रिस्टल रूप में प्राप्त होता है। दूसरी बात, इससे क्या मालूम पड़ता है कि वायरस किसी लिविंग बॉडी के बाहर, किसी जीव शरीर के बाहर कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। तीसरी बात कि वायरस को अगर किसी सजीव के शरीर में डाल दिया जाए वापस, तो वो कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो यही वायरस की अजब गजब नेचर है। ठीक है, इसी वजह से वायरस को हमने पांचों जगत में विटेकर ने नहीं रखा, और आज भी वो किसी जगत में शामिल नहीं है। और इसके भाई बंधु जो हैं, वायरस के भाई बंधु कौन से, विरोइड्स जो हम पढ़ने वाले, प्रियोन्स जो हम पढ़ने वाले, वो भी इसमें शामिल नहीं होते। एक मेंबर और है, इसको हम इस क्लास में नहीं डील कर रहे, लाइकेन, वो भी इससे बाहर है। तो कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है, 5 जगत अवधारणा या 5 किंगडम कांसेप्ट्स में कौन कौन नहीं आते, वायरस, विरोइड्स, प्रियोन्स एंड अपना लाइकेन बच्चों, है ना। बढ़ते हैं आगे। अब अगली बात आती है कि अगर हम वायरस की संरचना को देखना चाहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, तो उसकी संरचना या स्ट्रक्चर में क्या खास देखने की बात मिलेगी। वायरस में दो चीजें हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रोटीन, प्रोटीन चिल्ला रहे हैं, और अब हम लोगों को एक सामने एक नई बात आती है कि वायरस की जो बॉडी है, उस बॉडी में न्यूक्लियो प्रोटीन वर्ड बड़ा खास है। कि वायरस की जो बॉडी होती है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अगर मैं इस न्यूक्लियो प्रोटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मालूम पड़ता है एक तो प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड। एक तो वायरस में क्या होता है, प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। अब प्रोटीन वायरस में कहां होता है, प्रोटीन वायरस का बाहरी आवरण बनाता है, उसकी बॉडी को वॉल बनाता है, और उस बॉडी वॉल को या बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों,
कैप्सिड। तो वायरस में अगर हम देख रहे हैं मोटी मोटी स्ट्रक्चर, तो हमको समझ में आता है कि यार वायरस में एक बाहर की जो बॉडी बन गई वो प्रोटीन की बनी हुई है और उसको कैप्सिड कहा जा रहा है। अगर हम अंदर चलें तो अंदर चल के हमको मालूम पड़ता है कि वायरस में अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और वो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है जो अंदर की तरफ मिलता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का होता है या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। एक बहुत बड़ी बात हमेशा ध्यान रखना, हर हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल मिलता है ना, और न्यूक्लिक एसिड मिलता है, और न्यूक्लिक एसिड दोनों मिलते हैं, डीएनए ही मिलता है और आरएनए ही मिलता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी मिलता है और राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी मिलता है, सभी में ऐसा होता है। लेकिन वायरस, ओनली वायरस ऐसे हैं जिनमें या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। इस बात को हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों में से एक होगा, इसलिए यहां पर हमने और लगाया है। और ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का क्या बनाएगा, कोर बनाएगा, यानी उसका मुख्य भाग बनाएगा, केंद्रीय भाग। कोर मतलब केंद्रीय भाग बनाएगा। और कैप्सिड क्या बनाएगा, उसकी आउटर वॉल बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वायरस के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो वायरस की जो न्यूक्लियोप्रोटीन बॉडी है उसमें प्रोटीन उसकी आउटर वॉल बना रहा है और न्यूक्लिक एसिड उसकी कोर बना रहा है। और न्यूक्लिक एसिड में कौन है, या तो डीएनए है वायरस में या आरएनए। कभी भी किसी वायरस में डीएनए आरएनए एक साथ नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो जाती है कि अब हम देखें कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वायरस का, उसके बेस पे वायरस को डिवाइड किया गया है। यानी वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके आधार पर वायरस तीन प्रकार के होते हैं। पहले वायरस प्लांट वायरस, जिसको अगर हम मातृभाषा में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे बच्चों, हम भाषा में बोलना चाहें तो उसको बोलेंगे पादप वायरस। मैंने जनरली ऐसे वर्ड यूज किए जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इंग्लिश के। पादप वायरस, पादप वायरस, प्लांट वायरस। प्लांट वायरस में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। क्या होता है प्लांट वायरस के अंदर, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ठीक है बच्चों, दूसरे कौन से, प्राणी वायरस, प्राणी वायरस, एनिमल वायरस। एनिमल वायरस की नेचर अलग है, या तो इनमें होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, जैसा कि आपको यहां शो हो रहा है, या और लग रहा है बच्चों ध्यान रखना, या फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, आप जानते हैं इस बात को। जनरली क्या होता है, डीएनए इस तरह से, इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक जो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो 3 डेज 5 डेज होती है, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है 5 डेज 3 डेज होती है। दोनों एक दूसरे पर कोलिंग शो करती है, ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। और आरएनए की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सिंगल स्ट्रैंड होती है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल के साथ देखा जाए तो आरएनए भी डबल स्ट्रैंड हो सकते हैं। ऐसे ही एक्सेप्शनल के साथ देखा जाए तो डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं, हम इतनी सी बात कर रहे हैं कि प्लांट वायरस जो होते हैं वे वायरस होते हैं जो किसी पादप पर संक्रमण करते हैं। यानी पादप पर इंफेक्शन करने वाले वायरस प्लांट वायरस कहलाते हैं। पादप पर संक्रमण करने वाले वायरस पादप वायरस कहलाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल वायरस कौन होते हैं, जो एनिमल पर संक्रमण करते हैं, जंतु पर संक्रमण करते हैं, प्राणियों पर संक्रमण करते हैं। प्राणियों पर संक्रमण करने वाले वायरस को प्राणी वायरस, एनिमल वायरस कहा जाता है। और इनके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, बड़ा खास बात है ना। अब आते हैं हम लोग किस पर, बैक्टीरियोफेज पर, जिनको हम बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। और हमारी मातृभाषा में एक नाम यूज करते हैं, जीवाणु भोजी। क्या नाम यूज करते हैं, जीवाणु भोजी। जनरली ये कौन है, बैक्टीरियोफेज है या बैक्टीरियल वायरस है। कौन होते हैं, वे वायरस जो जीवाणुओं पर संक्रमण करते हैं, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहलाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहलाते हैं। और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले वायरस होते हैं। कौन से, डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले वायरस। तो बच्चों ध्यान क्या रखेंगे, हम 3 टाइप के वायरस से, किसके आधार पर, जेनेटिक मटेरियल के आधार पर, पादप वायरस, जंतु वायरस और जीवाणु भोजी। ठीक है, पादप वायरस, प्लांट वायरस कौन होते हैं, जो पादप पे संक्रमण करते हैं, और इनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। प्राणी वायरस या एनिमल वायरस कौन होते हैं, वे वायरस जो एनिमल पे संक्रमण करते हैं, उन पर इंफेक्शन करते हैं। इनमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, तीसरी कैटेगरी जीवाणु भोजी की होती है, बैक्टीरियोफेज की। ये कौन होते हैं, वे वायरस जिनमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्लाइड अपनी कवर है और अब आप इजी गोइंग में इसको समझ चुके होंगे। अब अगली बात आती है, और अगली बात है कॉमन स्ट्रक्चर। एक सामान्य संरचना की बात कर रहे हैं कि एक वायरस की सामान्य संरचना कैसी होती है। जो हमने बोला था वही आप देखिए,
वायरस में सबसे बाहर एक प्रोटीन की, है ना, आउटिंग होती है, प्रोटीन का कवर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैप्सिड। तो ये कैप्सिड होता है। इसमें मैंने अलग 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 इसी यूनिट्स बना रखी हैं, इसको डिवाइड कर रखा है। तो कैप्सिड की जो यूनिट्स होती हैं, कैप्सिड की जो इकाइयां होती हैं, वो क्या कहलाती है, कैप्सोमियर। क्या कहलाती है, कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर कैप्सिड में क्या फर्क है, कैप्सिड की यूनिट, जैसे हम बोलते हैं हमारी जो वॉल होती है उसकी यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स यानी ईंटें होती हैं। ऐसे हमारी बॉडी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है बच्चों, वैसे की वैसी कैप्सिड की यूनिट क्या होती है, कैप्सोमियर होती है। एक खास बात और, ये जो कैप्सोमियर होते हैं, हर वायरस में, एक वायरस से दूसरे वायरस में इनकी संख्या अलग अलग होती है। संख्या क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना, कैप्सोमेयर की संख्या हर वायरस के कैप्सिड में अलग अलग होगी, और ये इसी बेस पर अलग होते हैं। उन संख्याओं को किसी भी शीट में या किसी कोचिंग की उसमें बुकलेट में दे रखा हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अब नेट का पैटर्न है उस पर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो दे रखा है वही ध्यान रखिएगा। बस कैप्सिड जो होता है उसमें कैप्सोमेयर की संख्या हर वायरस में अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, और कैप्सोमेर क्या है, कैप्सिड की यूनिट है, कैप्सिड की इकाई है। ठीक है बच्चों, और ये आप देख रहे हो कैप्सिड में इस तरह से बहुत सारी कैप्सोमेर दिख रही है। अगली बात, ये कैप्सिड किसकी प्रोडक्शन कर रहा है, ये कैप्सिड प्रोडक्शन कर रहा है जेनेटिक मटेरियल की, जो आपको दिख रहा है। और ये अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल हम बार बार बोल चुके हैं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो किसी भी वायरस की अगर आप सामान्य संरचना देखते हो तो उसमें कैप्सिड होता है, जिसकी इकाइयां कैप्सोमेर होती हैं, और अंदर की तरफ जो कोर पार्ट होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है या आरएनए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों को इसकी एक कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। अब आता है वायरस की समिति। ये हमारी बुक में है, हमारे कोर्स में नहीं है, तो फिर हम इसको रील क्यों कर रहे हैं। एक देखना चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से कि वायरस दिखते किस किस तरह से है। वायरस अलग अलग शेप में दिखते हैं, कोई इसकी छड़ाकार होते हैं, छड़ की शेप के, है ना, कोई राउंड होते हैं, कोई स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ पॉलीहेड्रल होते हैं, है ना, बहुभुजीय। पॉलीहेड्रल मतलब बहुभुजीय। अगर आप देखें तो वायरस की देखो अलग अलग फॉर्म दिख रही है आप लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दिख रही है, स्फेरिकल दिख रही है, रोड शेप दिख रही है। ठीक है, वायरस अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं। ये वायरस की जो है आप लोग देख रहे हैं जटिल रूप है, ये जटिल रूप। जटिल रूप कैसे बनाते हैं, सिंपल सा, अगर हमें जटिल रूप वायरस का बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह से हेक्सागोन बनाएंगे, फिर एक लाइन यहाँ ले लेंगे, एक लाइन यहाँ ले लेंगे, इन दो को इससे मिला देंगे और इन दो लाइनों को इससे मिला देंगे, ऐसे हेक्सागोन फॉर्म बनती है। कैसे, इस तरह से हम पहले एक शेप ले लेंगे पर्टिकुलरली, फिर इन दोनों कोनों को हम लोग यहाँ मिला देंगे, तो यूं इस तरह कर देंगे, इन दोनों कोनों को यहाँ मिलाकर इस तरह कर देंगे, इससे हमको क्या मिल जाएगा, हेक्सागोन मिल जाएगा। तो पर्टिकुलरली जो बहुभुजीय स्ट्रक्चर है इस तरह से है। अब आता है एक फॉर्म और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अगर देखा जाए तो, अगर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अगर मैं आपके सामने शो करूं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इस तरह से होती है। इसमें ऐसे ही बहुभुजीय हेड होता है, इस तरह से इसमें पोलर होती है, और लास्ट में टेल प्लेट होती है जिसपर टेल फाइबर निकलता है। जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है वो इस तरह की जटिल फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, और पॉलीहेड्रल फॉर्म में, ये पॉलीहेड्रल फॉर्म में देखो आप, ये 5×174 वायरस है, जेमिनो वायरस है, पेपियो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, एडिनो वायरस है। ये सब की कैसी कैसी सिमेट्री, कैसी समिति है, इनकी समिति जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो है पॉलीहेड्रल। ठीक है, बहुभुजीय समिति है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स कैसी होती है, जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज की, देखो ये इस स्ट्रक्चर में देखो आप, ये वाली स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो आप लोगों को जटिल रूप मिल जाएगा। बाकी सिंपल सिंपल रूप है, छड़ जैसे, ये छड़ के जैसे गोलाकार जो है, राउंड शेप, स्फेरिकल, जो अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखें कि वायरस अलग अलग रूप में मिलते हैं। वो उन रूप को दर्शाने के लिए ही मैंने आपके सामने ये पिक्चर शो करी। ठीक है, और मेन ध्यान रखिएगा कि हमारे जो कोर्स में बन रहा है जीवाणुभोजी, वो जीवाणुभोजी एक जटिल समिति का है। ठीक है, उसकी किस तरह की फॉर्म है वो आपको याद रहना चाहिए। अब आती है अगली बात, और वो अगली बात क्या है, वो अगली बात है जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज मैंने बताया है कि वे वायरस जो जीवाणु पर संक्रमण करते हैं वो जीवाणुभोजी कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, बैक्टीरियल वायरस कहलाते हैं। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, इनकी स्ट्रक्चर में इस तरह का एक हेड होता है,
ये पूरा हेड वाला पार्ट है। और हेड वाला पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये हेड वाला पार्ट कैसा है, ये हेड वाला पार्ट बहुभुजीय है, पॉलीहेड्रल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इस तरह से कुंडली जो दिखाई दे रहा है डीएनए, हम पहले बता चुके हैं कि बैक्टीरियल वायरस में क्या होता है, डीएनए होता है। कैसा डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये डीएनए। और ये इसके ऊपर जो शीट है वो क्या है, कैप्सिड है हेड के अंदर। उसके बाद ये देख रहे हो आप कोलर है, ये वाले स्ट्रक्चर कोलर है। और इसके पीछे बाद ये टेल प्लेट है, और ये टेल प्लेट देख रहे हो, टेल प्लेट से निकल रहे हैं 6 टेल फाइबर। ये फर्स्ट टेल फाइबर, ये सेकंड टेल फाइबर, ये थर्ड टेल फाइबर, ये फोर्थ टेल फाइबर, ये 5 टेल फाइबर, और ये 6 टेल फाइबर। तो हमेशा किसी बैक्टीरियोफेज में टेल प्लेट से कितने फाइबर निकलते हैं, टेल फाइबर 6 निकलते हैं। कितने टेल फाइबर निकलते हैं, 6 टेल फाइबर निकलते हैं। तो हर बैक्टीरियोफेज में एक हेड होता है, एक कॉलर होती है, एक टेल होती है। टेल से क्या निकलते हैं, टेल प्लेट से 6 टेल फाइबर निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको जनरली किसी बैक्टीरियोफेज में देखने को मिल जाती है। अगली बात हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आप लोगों को ध्यान देना है, और वो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हेड, कॉलर और टेल, ये वायरस की एक मेन बॉडी की जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये मैंने आपके सामने एक शो किया बैक्टीरिया, सपोज करो ये बैक्टीरिया है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। और इस बैक्टीरिया पर कौन संक्रमण कर रहा है, ये जीवाणुभोजी कर रहा है बैक्टीरियोफेज। ये इसका हेड, ये कॉलर और ये टेल प्लेट है, और इससे टेल फाइबर निकल गए 6। इसके अंदर क्या है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब होता क्या है, वायरस की जो टेल फाइबर होते हैं, इस टेल फाइबर से यहां पोर बन जाते हैं। पोर बनने से जो बैक्टीरियल वॉल होती है उसमें इन पोर से क्या हो जाता है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो यहां से ट्रांसफर होता है और कहा जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये अपने बैक्टीरिया है, ये अपना वायरस कौन सा है, बैक्टीरियोफेज। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज अपने टेल फाइबर से किसी बैक्टीरिया पे संक्रमण करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, और टेल फाइबर से पोर करके वो क्या कर देते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल कहां ट्रांसफर कर देते हैं, बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से अपन को देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली कोई भी जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी नेचर किस तरह से होती है, वो ध्यान रखिएगा आपको। किसी भी बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। वो किस तरह के एक्ट देखते हैं। अब अगले नंबर पर आते हैं हम। अगला जो वायरस है वो टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, जिसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल बीच में से सिलेंडर की जैसी होलो होती है, खोखली खोखली होती है। और जैसे अपने जो होता है ना बैंगन, अपने जो होता है क्या, केला, केले का बंच होता है, यानी केले का एक बहुत बड़ा लड़ होती है। तो केले की जो बंच होता है वैसे के वैसे आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत सारे केले जैसे दिखाई देंगे। वो असल में क्या है, ये असल में कैप्सोमियर है। ये सारे के सारे कैप्सोमियर, ये कैप्सोमियर है। और ये पूरी की पूरी बॉडी क्या है, ये कैप्सिड है। क्या है बच्चों, ये कैप्सिड है। तो टोबैको मोजेक वायरस जो तंबाकू में मोजेक रोग करते हैं, उन टोबैको मोजेक वायरस की बॉडी कैसी होती है, बीच में से होलो होती है, उसकी चारों तरफ इस तरह से एक आरएनए की स्ट्रैंड होता है, और ये ऐसे कैप्सोमियर होते हैं जो पूरी की पूरी कैप्सिड बनाते हैं। तो वायरस की कैप्सिड ये हो गई, इसमें बहुत सारे कैप्सोमियर हो गए। इन कैप्सोमियर का नंबर होता है 2130, लेकिन ये नंबर हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको तो बस ये ध्यान रखना है कि कैप्सोमियर कैसे हैं, जैसे कि बनाना होते हैं, जैसे केले होते हैं, वैसे कैप्सोमियर देखने को मिल रहे हैं। और पूरी की पूरी कैप्सूल मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। और बीच में क्या होता है, इसे होलो स्पेस होता है, कोर, बिल्कुल कोर वाला पार्ट कैसा होता है, खोला खोखला होता है। और इसके ऊपर से क्या मिलता है आपको, ऐसे आरएनए देखने को मिलता है। दैट्स ऑल, ये स्ट्रक्चर होती है टोबैको मोजेक वायरस में। इससे ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। और टोबैको मोजेक वायरस कैसे है, आरएनए वायरस है। और बैक्टीरियोफेज कैसा है, डीएनए वायरस है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना। अब आती है बात वायरस के बाद अगले मेंबर की, इसका नाम है विरोइड्स। वायरस के बाद विरोइड्स। अगर हम बात करें कि हमने जब वायरस की स्टडी की थी तो हमने क्या समझा था कि वायरस की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर होता है उसका कैप्सिड, जो कैप्सोमियर का बना होता है। और ये कैप्सिड जो होता है वो किस मटेरियल के बने होते हैं, प्रोटीन के। तो वायरस का आउटर वॉल कैप्सिड होता है, जिसकी इकाई कहलाती है कैप्सोमियर। और ये कैप्सिड या कैप्सोमियर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। अंदर चलते हैं तो क्या मिलता है अपन को, अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए या आरएनए होता है। अब आते हैं हम लोग विरोइड्स पर, जो इसके साथ मैचअप करेंगे।
विरोइड्स की खोज किसने की थी? डाइनर ने। ध्यान रखिएगा, दो नर से डाइनर, ध्यान रखिएगा 1971 के आसपास ये काम हुआ। तो ये सन भी ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब डाइनर या दो नर से ही ध्यान हो जाएगा। अब आती है अगली बात, विरोइड्स की क्या खासियत है? वायरस से विरोइड कैसे भिन्न है? जहां वायरस में कैप्सिड बाहर की तरफ है और अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये दो मेन स्ट्रक्चर होती है, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल। इसको न्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन वाला पार्ट कैप्सिड और न्यूक्लिक प्रोटीन, न्यूक्लियो वाला भाग कौन सा? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो विरोइड्स होते हैं, उन विरोइड्स की खासियत क्या होता है? उनमें कैप्सिड नहीं मिलती है। प्रोटीन वाला पार्ट क्या होता है? उनमें पर्टिकुलरली एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटीन वाला पार्ट यानी कैप्सिड जो होती है वो उनमें एब्सेंट होती है। कैप्सिड इनमें अनुपस्थित है। किसमें? विरोइड्स में। और कैप्सिड अनुपस्थित होने के बाद अब बचा कौन? जेनेटिक मटेरियल, जो ओनली कौन होता है? आरएनए होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर मुक्त आरएनए मिलता है, ओनली आरएनए विरोइड्स के अंदर। और वो आरएनए होता कैसा है? वो आरएनए कम आणविक भार वाला होता है, ठीक है। और क्या खासियत होती है कि ये साइज में वायरस की तुलना में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। तो चार चीजों का हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो विरोइड्स होते हैं ये कैप्सिड लेस होते हैं, कैप्सिड रहित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनमें आरएनए होता है और जो आरएनए होता है उसका आणविक भार यानी उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। साथ ही साथ ये वायरस के साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अगर हम डायग्राम देखें, चित्र देखें, तो ये देखिए, ये इस तरह से आपको विरोइड्स में क्या मिल रहा है? आरएनए देखने को मिल रहा है। और इस विरोइड्स में देखें तो यहां से ब्रांच बन गई, ये ब्रांच बन गई, और कुछ भी नहीं विरोइड्स इसी तरह से दिखाई देते हैं। तो हम विरोइड्स को देखें तो उनकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इस तरह से होती है बच्चों, ठीक है। इस तरह से एक चेन बन जाती है जो आरएनए की है, और आरएनए की चेन में इस तरह से आप लोगों को एक सिंपल स्ट्रक्चर और ये ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो विरोइड्स दिखने में ऐसे होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी जिनमें आरएनए ही है तो इनका मेन पार्ट ही आरएनए होता है, ठीक है। दूसरी बात, कैप्सिड होता ही नहीं इनमें, तो मेन पार्ट इनका प्रोटीन वाला पार्ट ही है। अगली कंडीशन पे आते हैं। अब हम बोलें कि यार जो विरोइड्स होते हैं उनमें डीएनए मेन है और कैप्सिड उनमें एब्सेंट है, तो अब पहली कंडीशन तो अपने पास वायरस होगी जिनमें बाहर कैप्सिड जो प्रोटीन का बना है और अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। विरोइड्स का अंदर क्या हुआ था? उल्टा हुआ था, उनमें कैप्सिड नहीं है, प्रोटीन है ही नहीं, तो मेन पार्ट कौन सा उनका? मेन पार्ट उनका न्यूक्लिक एसिड है। अब तीसरा मेंबर आता है प्रियोन्स। प्रियोन्स कैसे वेरी करते हैं, कैसे भिन्न होते हैं किसी वायरस से? वायरस के अंदर कैप्सिड, जो विरोइड्स हैं उनमें कैप्सिड नहीं है, और जो प्रियोन्स है उन प्रियोन्स में इससे डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इनमें ये देखने को मिलेगा कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? ओनली इनमें प्रोटीन होगा, ओनली इनमें क्या होगा? प्रोटीन देखने को मिलेगा। इनमें ना डीएनए होगा ना इनमें आरएनए होगा, तो इनमें ओनली क्या होगा? प्रोटीन होगा। और वो प्रोटीन भी कैसा होगा? असामान्य कुंडलित प्रोटीन, असामान्य कुंडलित प्रोटीन, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये देखिए, बिल्कुल कुंडलित रूप में आपको ये प्रोटीन दिख रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है, ये प्रोटीन दिख रहा है। ये प्रोटीन इस तरह से कुंडलित रूप में दिखता है। तो अति कुंडलित होता है, असामान्य रूप से कुंडलित प्रोटीन मिलते हैं, ज्यादा के ज्यादा कोयलिंग मिल जाती है देखने को, तो वो इस तरह से अपन को प्रियोन्स देखने को मिलते हैं। और प्रियोन्स का जो ये प्रोटीन वाला पार्ट है, ये पार्ट कैसा होता है? संक्रमित प्रोटीन होता है। यानी किसी एक जीव से दूसरे जीव में ये प्रोटीन के द्वारा ही क्या करते हैं? प्रियोन्स संक्रमण करते हैं, क्योंकि इनमें अनुवांशिक पदार्थ तो होते ही नहीं है, तो प्रियोन के द्वारा ही ये क्या करते हैं? संक्रमण कर देते हैं। तीसरी बात, ये भी क्या होते हैं? वायरस से आकार में छोटे होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि प्रियोन्स का भी क्या कंडीशन देखने को मिलती है? ये वायरस से आकार में क्या होते हैं बच्चों? छोटे होते हैं, जैसे विरोइड्स से। लेकिन विरोइड्स में क्या कंडीशन थी? उनमें कैप्सिड नहीं था और न्यूक्लिक मटेरियल था, है ना, जो कौन था? आरएनए। यहां पर न्यूक्लिक मटेरियल आरएनए या डीएनए नहीं है, यहां ओनली कौन है? उनकी प्रोटीन वाला पार्ट है, यानी कैप्सिड वाला पार्ट है, लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है बच्चों। और जब भी ये संक्रमण करेंगे प्रियोन्स, तो किससे करेंगे? ये संक्रमण करेंगे अपने प्रोटीन पार्ट से। तो किसी भी प्रियोन का संक्रमण वाला भाग कौन सा होता है? किसी भी प्रियोन का संक्रमण वाला भाग उनका प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। अगली और लास्ट बात आती है हम लोगों की कि ये जो डिजीज करते हैं प्रियोन्स, वो कौन सी डिजीज करते हैं? जब भी कोई प्रियोन्स
संक्रमण करेगा तो संक्रमण प्रोटीन से करेगा, और ये प्रोटीन का संक्रमण कैसा होगा? इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल, यानी जो प्रोटीन का संक्रमण होगा वो तंत्रिका स्तर पे होगा। किस स्तर पे होगा? तंत्रिका स्तर पे होगा बच्चों। तंत्रिका के लेवल पे प्रियोन का संक्रमण होगा, और ये संक्रमण दो खास डिजीज को लेके चल रहा है। एक तो पशुओं में, केटल्स में होता है मेड काउ डिजीज। मेड काउ रोग जो होता है पशुओं में, वो केटल्स में किसकी वजह से होता है? प्रियोन्स की वजह से। ध्यान रखना, इसका एक और नाम है बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसिफेलोग्राफी, एनसिफेलोपैथी, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। एनसिफेलोपैथी, तो बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी किसको कहते हैं? मेड काउ डिजीज को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है ह्यूमन बींग्स में, ये सीआर जेकब डिजीज करता है, इसको सीजेडी कहते हैं। सीजेडी, दोनों डिजीज का ध्यान रखिएगा। सीजेडी डिजीज ह्यूमन में होती है और मेड काउ, काउ से लग रहा है, कैटल में होती है। इसके बाद हमको और कुछ भी याद नहीं करना, तो हम ध्यान रखें कि प्रियोन्स अपने प्रोटीन वाले पार्ट से इंफेक्शन करते हैं, और दो डिजीज करते हैं, केटल्स में करते हैं मेड काउ डिजीज, इसको कहा जाता है बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। और दूसरी डिजीज कौन सी होती है? सीआर जेकब डिजीज होती है। और सीआर जेकब डिजीज जो होती है वो डिजीज कहलाती है सीजेडी, और ये किसमें होती है? ह्यूमन बींग्स में। अब जितना भी हमने पढ़ा, जितनी भी हमने स्टडी की, अगर हम उस बात को समझना चाहें तो क्या हमारे दिमाग में आता है? हमारे दिमाग में आता है कि हमने 3 मेंबर की स्टडी की। पहली तो हमने वायरस की है ना, एक विरोइड्स की, और एक हमने स्टडी की किसकी? प्रियोन्स की। तो हम इस बात को समझें कि एक तो हमने स्टडी की थी वायरस की, एक विरोइड्स की, और एक प्रियोन्स की। ठीक है, 3 स्टडी की है। इसके साथ हम लोगों ने एक बात पर और ध्यान देना है, और वो बात क्या है कि हमने बतलाया कि एक तो जनरली कैप्सिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक जेनेटिक मटेरियल, जिसमें कौन आता है? डीएनए या आरएनए आता है। ठीक है, इन दोनों में से एक आता है। अगली बात हमको क्या ध्यान रखनी है? जो वायरस होते हैं उनमें कैप्सिड होता है, ठीक है, और विरोइड्स जो होते हैं उनमें कैप्सिड नहीं होता। बात सही है। प्रियोन्स में होता है। जो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल, डीएनए या आरएनए। विरोइड्स में कौन होता है? आरएनए होता है। और प्रियोन्स में ना डीएनए होता है ना आरएनए होता है। तीसरी बात, संक्रमण किससे होता है? संक्रमण जनरली यहां पर दोनों से होता है, डीएनए से भी होगा और जेनेटिक मटेरियल से भी होगा, मतलब प्रोटीन से भी होगा, सॉरी। और यहां पर कौन से संक्रमण होता है? आरएनए से। और यहां किससे संक्रमण होता है? प्रोटीन वाले पार्ट से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जनरली यहां संक्रमण के लिए प्रोटीन बड़ा प्रचलित है, और यहां संक्रमण के लिए दोनों ही प्रचलित है, लेकिन यहां पर जेनेटिक मटेरियल बड़ा प्रचलित है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर ध्यान बोल रहा हूं मैं कि वायरस में कैप्सिड होती है, विरोइड्स में कैप्सिड नहीं होती है, और प्रियोन्स में जो होती है वो कैप्सिड मिलती है। जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वही कैप्सिड का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस में तो डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है, विरोइड्स में ओनली आरएनए होता है, वो भी कम आणविक भार वाला। और जो प्रियोन्स होते हैं उनमें ना डीएनए होता है ना आरएनए होता है। और संक्रमण के लिए क्या क्या यूज करते हैं वो क्लियर ही है। तो इस तरह से वायरस, विरोइड्स और प्रियोन्स, हम लोगों ने तीनों मेंबर को डिस्कस कर लिया है अलग अलग शीट के थ्रू। तो पहला हमारे पास जो था मौका, उसमें हमने बतलाया कि भाई किस तरह से वायरस होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि वायरस की जो खोज की गई, उसमें जो इमेत्री थे, डिमेत्री इवनोस्की थे, उन्होंने किस तरह से वायरस को, तंबाकू मोजेक रोग था उससे बतलाया ये तरल विष है, जिसको सॉरी ये जो होता है विस्कस होता है और ये तरल विष होता है। उसके बाद ये बतलाया कि जो तंबाकू मोजेक रोग होता है वो किस तरह से मालूम पड़ा। ये मालूम पड़ा कि भाई जो तंबाकू मोजेक रोग होता है उसके लिए कोई सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, और इस सूक्ष्म जीव की साइज वायरस जो होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं उससे भी छोटी साइज के होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो बेजरनिक है उन्होंने बताया कि संक्रमित तंबाकू पौधे से अगर कोई वायरस होता है
तो स्वस्थ तंबाकू के पौधे में संक्रमण कर सकता है, इसलिए इसको कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा जाता है। अगली बात जो स्टेनले है, स्टेनले ने क्या बताया कि कोई भी जीव के शरीर से आप वायरस को निकाल सकते हैं क्रिस्टल के रूप से, और ये इसी रूप के आधार पर हम कह सकते हैं कि वायरस किसी जीव के शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं और जीव के शरीर के अंदर क्या होते हैं, सक्रिय। यानी वायरस में निर्जीव के लक्षण भी होते हैं और सजीव के लक्षण भी होते हैं। अगली बात कि वायरस की संरचना में क्या होता है, एक कैप्सिड होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जो होता है डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है जो क्या बनाता है, वायरस की कोर बनाता है। वो जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो क्या बनाता है, वायरस की कैप्सिड बनाता है। ठीक है बच्चों। अगली बार हमने बात की कि जो वायरस होता है उस वायरस में क्या होता है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियल वायरस, तीन प्रकार के वायरस होते हैं। किसके आधार पे होते हैं, ये इनके जेनेटिक मटेरियल के आधार पे होते हैं। पादप वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एनिमल वायरस जो एनिमल में संक्रमण करते हैं उनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। और जो जीवाणु भोजी होते हैं यानी जीवाणु वायरस होते हैं जो जीवाणु पे संक्रमण करते हैं उनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। अगली बात हमने बताया कि जो वायरस होता है उसकी स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल है, बाहर कैप्सिड है और कैप्सिड काय का बना हुआ है, कैप्सोमेर का बना हुआ है। इसका संख्या क्या होती है, अलग अलग वायरस में अलग अलग होती है। अगर वायरस की समिति या आकार को देखा जाए तो वायरस अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, वो जटिल समिति वाले वायरस इस तरह से बैक्टीरियोफेज उसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात जीवाणु भोजी, जीवाणु पर संक्रमण करते हैं जिनका हेड होता है और वो पॉलीहेड्रल होता है, बहुभुजीय होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, फिर कॉलर होती है, देन पूंछ होती है, टेल, और टेल से क्या निकलते हैं बाद में नीचे 6 टेल फाइबर निकलते हैं। उनकी संख्या ध्यान रखना, जो ये करते हैं किसी जीवाणु पर संक्रमण करते हैं और उसमें छेद कर अपना डीएनए इन में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की। उसके बाद हमने बताया कि जो टोबैकोमोजिक वायरस होता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। उसकी स्ट्रक्चर में ऐसी होती है जैसे कोई जो बनाना होता है, जो केला होता है उसका बंच होता है, समूह होता है, वैसे ही दिखते हैं। और ये सारे बंच के जो मेंबर्स होते हैं कैप्सोमेर कहलाते हैं और ये पूरी कैप्सिड बनाते हैं। बीच में से खोखला होता है और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आरएनए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टीएमवी कौन से, आरएनए वायरस है। उसके बाद विरोइड्स क्या होते हैं, ये इनमें जीवाणु जो विरोइड्स होते हैं इनमें कैप्सिड नहीं होती है और ओनली इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कौन होता है, आरएनए होता है। आरएनए ही संक्रमण करता है और आरएनए जो होता है कम आणविक भार वाला होता है और ये हमेशा क्या होते हैं, वायरस से आकार में छोटे होते हैं। उसके बाद हमने बात की किसकी, हमने बात की प्रियोन्स की। प्रियोन्स में क्या बताया, ये भी वायरस से आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनमें क्या होता है पर्टिकुलरली कैप्सिड जो होता है वो मिलता है, प्रोटीन वाला पार्ट मिलता है लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन वाला पार्ट, कैप्सिड वाला पार्ट होता है उसके थ्रू ये संक्रमण करते हैं और ये प्रोटीन वाला पार्ट कैसा होता है, अति कुंडलित होता है, जैसा कि आपके सामने यहाँ शो रहा है, असामान्य रूप से कुंडलित होता है ये भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो जो वायरस की स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद प्रियोन्स जो होते हैं, प्रियोन्स जनरली क्या करते हैं, ये डिजीज करते हैं कैटल्स में। कौन सी डिजीज करते हैं, मैड काउ डिजीज जिसको कहा जाता है बोवन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, और जनरली ह्यूमंस में करते हैं ECR जेकब डिजीज, CJD, और जनरली वायरस का संक्रमण, प्रियोन का संक्रमण कैसा होता है, तंत्रिका स्तर पे होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। कल अब हम जब मिलेंगे तो न्यू क्लास में बात करेंगे, तो उम्मीद है कि इस चैप्टर की, इस क्लास की जो कंसेप्ट हैं वो आपको समझ में आई होगी। कल मिलते हैं न्यू क्लास के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।